बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में ख़वातीन के हकूक़ के लिए मुज़ाहरे किए गए। इन मुज़ाहरों पर तनकीद क्यों की जा रही है? क्यों ख़वातीन के इन मुज़ाहरों में मुतनाज़ा नारों का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या वाकई ही पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की राह में एक बड़ी रुकावट खुद ख़वातीन ही हैं? ये औरत मार्चेस ख़वातीन के हकूक़ के लिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में? आज इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में ख़वातीन के हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट किए गए और इन प्रोटेस्ट की सबसे ख़ास बात ये थी कि एक ही शहर में 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़वातीन के ये मुज़ाहरे किए गए, प्रोटेस्ट किए गए। और एक प्रोटेस्ट वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हुआ, दूसरा उसी सड़क के ऊपर अपोजिट साइड पर हुआ और एक तीसरा प्रोटेस्ट F7 में हुआ, इस्लामाबाद के एक सेक्टर में हुआ बाकायदा तौर पर। इन तीनों प्रोटेस्ट की जो सबसे ख़ास बात थी कि इनमें सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस शिरकत के साथ साथ जो प्रेस क्लब के अपोजिट मुज़ाहरा था, इस मुज़ाहरे की सबसे यूनिक बात ये थी कि इस मुज़ाहरे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया गया था। बाकी जो 2 मुज़ाहरे थे उनमें तकरीबन ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से 60 के करीब मुतालबात पेश किए गए। इनमें जो थीम रखी गई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बमुकाबला पिदर शाहाना रियासत, ये एक थीम थी और इस थीम को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, सिनफ़ी हकूक़ और इसके अलावा जबरी गुमशुदगियों की बात की गई, पीका कवानीन की बात की गई, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर बात की गई। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल डिस्कशन भी औरत मार्च की डिबेट का हिस्सा बनी है इस मरतबा, जो उमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर माजी में हमें देखने को नहीं मिलती। रवायती तौर पर जब औरत मार्चेस होते हैं बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है और उस गुफ्तगू के नतीजे में एक बहुत बड़ी तनकीद भी होती है। एक बड़ा तबका पाकिस्तान में समझता है कि जो औरत मार्चेस हैं ये बुनियादी तौर पर मजहबी जो हदूद व क़यूद हैं उनको वायलेट करते हैं। ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, जो लिमिटेशंस हैं उनको वायलेट करते हैं और सोसाइटी की कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। बट एक बात, आप इस मार्च के हक में हैं या आप मुखालफत में हैं, ये बात एक इस्टेब्लिश बात है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक एलिमेंट पाया जाता है, गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात होते हैं, रेप के केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनसी हरासानी के वाक़यात होते हैं। तो बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जो उजरत है उसमें भी इक्वालिटी बरकरार नहीं रखी जाती। तो ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से, उनकी सोशल सिक्योरिटी के हवाले से ये इश्यूज़ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाए जाते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब इस किस्म के नारे और स्लोगन्स इस्तेमाल होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारे इश्तियाल जलाते हैं, ये नारे सोसाइटी के अंदर उस कॉज को डिवाइड करते हैं। ऑल्दो कि कुछ लोग इस नारे की एक और तशरीह भी करते हैं, लेकिन जो एक बड़ी मैस मेजॉरिटी है वो समझती है कि एक NGO सेक्टर है, एक ख़ास किस्म का एक लिबरल तबका है जो ख़वातीन के हकूक़ को अपने मकासद के लिए, अपने इशूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक दुकानें खुली हुई हैं इंसानी हकूक़ के नाम पर। एक बड़ा तबका ये समझता है कि जिस माशरे के अंदर इंसानों के हकूक़ नहीं है वहाँ पे एक स्पेसिफिक जेंडर के हकूक़ की बात की जा रही है। तो डिबेट तो अभी हकूक़ की होनी चाहिए, इसको मेल फीमेल की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें नहीं लेके जाना चाहिए। ये भी एक लोगों का नुक्ता नज़र है। मगर
जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ये मार्चेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इस दफ़ा की थीम रखी गई है फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक खातून चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा। इससे पहले पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक खातून प्राइम मिनिस्टर रहीं, 2 मरतबा रहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बेनज़ीर के होते हुए, मरीम नवाज के चीफ मिनिस्टर होते हुए ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ ये सवाल उठाना बड़ा ज़रूरी है कि एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। यानी बज़ाहिर ये जेंडर के लिहाज से तो ख़वातीन हैं, लेकिन क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेमेन हैं जो आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 33% कोटा लेकर बैठी हुई ख़वातीन हैं? क्या वो वाकई ख़वातीन को रिफ्लेक्ट करती हैं? उनका ख़वातीन के उन इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक है? मुझे लगता है कि ये एक डिस्कनेक्शन है, एक बहुत बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन है। यानी कि ये ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं करती, ये पॉलिटिकल अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, ये पॉलिटिकल फैमिलीज़ की नुमाइंदगी करती हैं। अब मरीम नवाज़ अगर किसी ओहदे पर पहुंची है तो इस वजह से नहीं पहुंची कि वो एक खातून है, वो इस वजह से पहुंची हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो शरीफ ख़ानदान की जानशीन हैं, इस वजह से। और यही केस भुट्टो फैमिली के साथ भी था कि बेनज़ीर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को कंटिन्यू किया। और जो ख़वातीन इन ओहदों पर पहुंच रही हैं वो भी कोई ख़ास स्ट्रगल करके नहीं आ रही, वो भी कोई सिस्टम से नहीं आ रही। यानी कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहा है और वो अगर कोई बीए पास नहीं था तो उसकी जगह पे उसकी बीवी को अकोमोडेट कर दिया असेंबली में जाके, कोई और इलेक्शन नहीं लड़ सका, किसी को टिकट नहीं मिला तो उसको कंपलसेट कर दिया गया। तो जो कौमी असम्बली है पाकिस्तान की और जो चारों प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वहाँ पर जो 33% कोटा विमेन के नाम पे इस्तेमाल हो रहा है वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल फैमिलीज़ को अकोमोडेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसमें विमेन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर जब ये औरत मार्च कल हुआ और इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कोई ख़ास इम्पैक्ट इस मरतबा नहीं क्रिएट कर सका। एक नई चीज़ इस मरतबा हुई कि लाहौर में गुज़श्ता माह औरत मार्च किया गया 12 तारीख को, उसमें भी कोई बड़ी तादाद नहीं थी ख़वातीन की। अब कराची में रमज़ान के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मीरपुर ख़ास के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मार्चेस होंगे। ऑल्दो के सिविल सोसाइटी और इस किस्म के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, और आवाज़ उठाना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, आप अंडर द कारपेट जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सपोज करते हैं। सिविल सोसाइटी का एक बड़ा एक वाइब्रेंट एक वोकल रोल होता है और ये रोल उठाना चाहिए। यानी कि अब जो सिनफी मसावात के हवाले से जो पाकिस्तान की रैंकिंग है कि दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के से आगे जो एक मुल्क खड़ा हुआ है वो सूडान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर ये हालत कितनी संगीन है। ऑल्दो कि हम इंडिया की बड़ी बात करते हैं, अगर इंडिया में कोई रेप का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्कशंस होती हैं, लेकिन स्टिल जो हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं वो बड़े एक अलार्मिंग है और बड़े इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये जो आज़ादी का लफ्ज़ है ये भी बड़ा काबिल बहस लफ्ज़ है कि आप आज़ादी किससे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, कौन आपको ग़ुलाम बना रहा है। और जिस चीज़ को आप आज़ादी कह रहे हैं यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, गिव एंड टेक है सोसाइटी के अंदर, और कुछ जॉब्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं सोसाइटी के अंदर। तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने कॉमन नैरेटिव को अचीव करना है तो कॉमनैलिटी को तलाश करना है। क्या ये अच्छा होता कि जो तीनों मार्चेस हैं ये तीन की बजाय एक ही होते और एक कॉमन एजेंडे के ऊपर होते। यानी एक तरफ एक तबका समझता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई वो आज के दिन का सबसे बड़ा मुतालबा है, और दूसरी तरफ एक तबका ये समझता है कि नहीं, जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है वो वर्सेस पिद्दर शाहाना रियासत, ये एक बड़ा मौजू है। और एक तीसरा तबका ये समझता है कि जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है, जो पीका कवानीन का मामला है, जो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर डिबेट करना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे
आई थिंक के जो एग्जेक्टिव है, जो लेजिस्लेचर है, जो इंतज़ामिया और मुकन्ना है, ये दो ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर अगर कोई तब्दीली लाना चाहे तो ला सकता है, ऐसे बड़े इनकलाबी इक़दाम कर सकता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने वाले लोग अगर वो सिस्टम के थ्रू नहीं आएंगे, मेरिट के थ्रू नहीं आएंगे, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे सोसाइटी की, तब तक वो अपनी उस स्पेसिफिक तबके की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन औरत मार्चेस को ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए कि यार आपने विमेन के नाम पे कोटा तो मुख्तस कर दिया है, लेकिन वो कोटा जो 52% विमेन है जो देहात में बैठी हुई है, जो अनपढ़ है, जिसको सोसाइटी के उन तमाम तर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये उसमें से नहीं आ रही, ये पॉलिटिकल फैमिलीज और पॉलिटिकल एलीट्स की तरफ से आ रही है और इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक आप मरियम नवाज के खिलाफ से आज़ादी नहीं लेंगे, भुट्टो से आज़ादी नहीं लेंगे, और जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल माफियाज हैं, और एक आध एग्जांपल पकड़ के किसी शख्स की निकाल के कि जी वो फलाने ने अचीव कर लिया, अब वो क्या रहा है। अब पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर अब जो स्ट्रगल पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं जी, कुलसूम नवाज को, क्यों जी, वो नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी। इसी तरीके से नुसरत भुट्टो की एग्जांपल्स दी जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप जेन्युइन हीरोज़ को पेंट नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल जो कल के दिन की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी थी, वो महरन बलोच को एक नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और जो जो नोबेल पीस प्राइज़ है, इस हवाले से भी अब डिबेट चल रही है कि आखिर ऐसी ही शख्सियात को क्यों नॉमिनेट किया जाता है। इससे पहले मलाला यूसुफ़ज़ई को भी ये इनाम मिला। अब जो महरन बलोच है, उसकी क्या डेफिनेशन है पाकिस्तान की रियासत की आंखों में? वो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो बैरूनी फंडिंग पे काम कर रहे हैं, जो रॉक एजेंट हैं, और ये रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, और ये बागी हैं, ये बगावत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा तबका है, वो समझता है कि नहीं, ये हक़ की आवाज़ है, सच की आवाज़ है, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं या ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का एक नैरेटिव है। और ये वही डिस्कशन है जिस डिस्कशन को करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकली। तो बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे जो जेन्युइन हीरोज़ हैं, ये जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो महरन बलोच हैं, या वो मरियम नवाज़ हैं, या वो बेनज़ीर भुट्टो है, या वो कुलसूम नवाज़ है, या वो नुसरत भुट्टो है। तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो 8 मार्च का दिन है पाकिस्तान के अंदर, ये बुनियादी तौर पे ट्रू वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिबेट करने का दिन है। जब तक आपके रिप्रेजेंटेटिव जेन्युइनली उस कम्युनिटी के साथ, उस तबके के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, उस वक्त तक ये रिप्रेजेंटेशन का मसला और ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।